नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बज चुके हैं और वक्त तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार में आज लोकतंत्र को समझने के लिए, आज ललकार लोकतंत्र को समझने के लिए। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जनता के शासन। और अमेरिका के राष्ट्रपति एवं विचारक अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा भी दी, जिसके मुताबिक कहा गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन है। लेकिन क्या हमारे देश में जनता का शासन है? यह बड़ा सवाल है। यह प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि हमारे देश में राजनीति है, लोकनीति नहीं। हमारे देश में अब राजनेता हैं, जननेता नहीं। 5 राज्यों में चुनाव है और इस दौरान चुनावी राज्यों में जब्ती के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद भी अवैध धन, शराब और आभूषण पकड़े जा रहे हैं। बात करेंगे हम इस मुद्दे पर भी, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि राजनेता बनते ही चुनावी प्रक्रिया में भाग कैसे ले सकते हैं और इसके लिए कौन से पैरामीटर पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। साथ ही हमारे देश के चुनाव में भाग लेने के लिए आर्थिक तौर पर कितना मजबूत होना पड़ता है व्यक्ति को। हमारे देश का किसान, बैंकर, इंजीनियर और डॉक्टर कितने सालों तक कमाकर बची जमा पूंजी से चुनाव लड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं विधायकी के चुनाव लड़ने से, क्योंकि 5 राज्यों में विधायक के प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और आप आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से चुनाव आप लड़ सकते हैं, क्या जरूरी है। भारत का नागरिक होना बेहद जरूरी है विधायकी के चुनाव के लिए। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगर आप विधायक के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। यह पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त है, वो जिस सीट से चुनाव लड़ना हो वहां की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, वहां की मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम होना बेहद जरूरी है। किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी पद पर उस व्यक्ति को कार्यरत नहीं होने चाहिए, यानी किसी भी सरकारी सीट पर आसीन नहीं होना चाहिए। तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। और इसके साथ ही अब इलेक्शन कमीशन द्वारा उम्मीदवारों को खर्च की सीमा भी निर्धारित की गई है। यह सीमा 2 तरह से है। 2 तरह से कैसे, वो आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले समझ लेते हैं। बड़े राज्य में प्रति सीट अधिकतम खर्च 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी एक प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में बड़े राज्य की सीट पर 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। दूसरी शर्त है वो है छोटे राज्य के लिए। छोटे राज्य में प्रति व्यक्ति सीट अधिकतम खर्च 75 लाख रुपए, यानी 75 लाख रुपए छोटी सीट पर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकता है। अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो निर्धारित सीमा की गई है, बड़े राज्य में प्रति सीट अधिकतम खर्च 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसमें भी बड़े राज्य और छोटे राज्य की कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें बड़े राज्य में आप 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। यह प्रत्याशियों के लिए सीमा निर्धारित की गई है। और छोटे राज्य में प्रति सीट अधिकतम खर्च 28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो छोटे राज्य में भी 28 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रत्याशी 28 लाख रुपए तक यह राशि खर्च कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही अब उम्मीदवारों को हिसाब किताब किसको देना होगा, सवाल यहां पर भी यह भी उठता है कि अगर आप खर्च कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उसको किसी न किसी को तो हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। वो यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवारों को पूरा हिसाब देना होता है। उम्मीदवारों को एक अलग बैंक अकाउंट रखना होता है। एक आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अलग से वो अकाउंट होगा जिसमें आप पूरा खर्च करेंगे चुनाव के दरमियान। उसी अकाउंट से अगली कैटेगरी जो है, यह निर्धारित किया गया है, ये शर्तें लागू की गई हैं कि पूरा खर्च इसी बैंक अकाउंट के जरिए होना चाहिए जो चुनाव में आप खर्च करेंगे। प्रत्याशियों के लिए यह बेहद आवश्यक दिशा निर्देश है। और अगली जो शर्त है वो
चुनाव के बाद अकाउंट का पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को देना होता है। उस अकाउंट में कितना पैसा जमा किया गया और उस अकाउंट से कितना पैसा कहां पर खर्च किया गया, चुनाव आयोग को यह पूरा विवरण उस प्रत्याशी को चुनाव खत्म होने के बाद देना पड़ता है। चुनाव आयोग ने यह निर्धारित कर रखा है और यह सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि एक बैंक अकाउंट से जब आप खर्च करेंगे तो ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। उम्मीदवारों को पूरा हिसाब देना होता है। सीमा से अधिक खर्च होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल तक के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। कब? जब आप तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं। जो सीमा निर्धारित की गई है चुनाव आयोग के, उससे अगर आप ऊपर खर्च करते हैं तब 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल तक के लिए आप अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। यानी 3 साल तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह प्रावधान है, यह नियम है। लेकिन कितना खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, यह आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ इन प्रत्याशियों को एक रास्ता भी निकलता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने एक रास्ता दे रखा है इन्हें, वो समझा रहे हैं आपको। रास्ता क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी अपने स्तर पर जो खर्च करती है वो उम्मीदवार के खर्च से अलग होता है, लेकिन पार्टी के प्रचार सामग्री पर यदि प्रत्याशी की फोटो या उसका नाम होता है तो यह खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ जाता है। अब समझिए यहां पर कि पार्टी अपने प्रत्याशी के चुनाव जिताने के लिए खर्च कर सकती है, होर्डिंग बैनर पोस्टर लगवा सकती है, लेकिन उसमें प्रत्याशी का नाम नहीं होना चाहिए, उसमें प्रत्याशी की फोटो नहीं होनी चाहिए। यह शर्त रख दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और यह खर्च जो होगा यह प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरी, पार्टी के खर्च की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं होती है। हालांकि चुनाव के बाद पार्टी को भी चुनाव आयोग को पूरा हिसाब किताब का ब्यौरा देना होता है। अब एक बात यहां और समझिए, प्रत्याशियों को अपने हिसाब किताब देना होता है अपने खर्च का। उनके लिए सीमा भी निर्धारित होती है कितना खर्च किया गया लोकसभा और विधानसभा के लिए। लेकिन पार्टी कितना भी पैसा खर्च कर सकती है, कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड। हां, इतना जरूर कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग को पार्टी को भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने कहां पर कितना खर्च किया। अब आते हैं बात, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी पर कितना खर्च आया, जरा वो भी देख लेते हैं। औसत चुनाव खर्च जो है वो 13.33 लाख रुपए था 199 विधायकों के खर्च पर। 199 विधायकों ने 13.33 लाख रुपए खर्च किए। अब कांग्रेस का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो 99 विधायक जो कि 14.26 लाख रुपए खर्च किए। बीजेपी के 73 विधायकों ने 13.46 लाख रुपए खर्च किए पिछले विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में, और बीएसपी के 6 विधायकों ने 6.81 लाख रुपए खर्च किए पिछले विधानसभा चुनाव में। और निर्दलीय का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो 13 विधायक जिन्होंने 10.17 लाख रुपए खर्च किया और विधायक बन गए। अब बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, तो वहां पर भी जानना जरूरी है कि आखिर पिछले विधानसभा के चुनाव में विधायकों ने कितना पैसा खर्च किया। तो यहां पर जो औसत चुनाव खर्च निकल करके सामने आया है वो 14.90 लाख रुपए था और 299 विधायकों ने औसतन 14.90 लाख रुपए खर्च किया, यानी लगभग 15 लाख रुपए। कांग्रेस के 113 विधायकों ने 14.76 लाख रुपए खर्च किए। बीजेपी के 109 विधायकों ने 15.29 लाख रुपए खर्च किए और बीएसपी के 2 विधायकों ने पिछले मध्य प्रदेश के चुनाव में 9.81 लाख रुपए खर्च किए। अब निर्दलीयों का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है यहां पर, इसलिए 6 निर्दलीय विधायकों ने 11.64 लाख रुपए मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च किए। तो ये तो वो ब्यौरा है जो पिछले विधानसभा चुनाव में विधायकों ने खर्च किया। कितनी मोटी रकम खर्च की है, ये एक आंकड़ा है, लेकिन ये महज आंकड़ा है। इस आंकड़े को समझने के पीछे भी, समझने के लिए भी एक बड़ी कहानी है, वहां पर जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी आंकड़ों पर ही रहिए और आंकड़ों पर ही ध्यान
रखिए, अपना ध्यान आकर्षित करिए। अब मुद्दे पे आते हैं कि देश में किसकी कितनी आय है। सबसे बड़ी जरूरी बात तो यहाँ पर यही हो जाती है कि अगर चुनाव लड़ना है तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या, हम काम क्या करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो किसान जो हैं, किसानों की आय 1.5 लाख रुपए है प्रतिवर्ष है। ये 1.5 लाख रुपए किसानों की आय प्रतिवर्ष है, और बैंकर्स की आय औसतन 3 लाख रुपए है। अगर हम इंजीनियर का जिक्र करते हैं तो 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष इनकी इनकम होती है, इंजीनियर्स की औसतन, और डॉक्टर की इनकम 5.5 लाख रुपए होती है। यह ब्यौरा है कि किस कैटेगरी के लोगों की कितनी इनकम होती है, साल में कितना कमा पाते हैं वो, और इसी से वो गुजर बसर करते हैं, अपने घर का खर्चा चलाते हैं, और जो भी उनकी शान शौकत होती हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन क्या ये लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं? इस पर भी हम आएंगे। देश में 2022-23 का अगर हम आंकड़ा देखें तो प्रति व्यक्ति आय भी इसमें निकल करके सामने आई है, जो कि एनएसओ ने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया है कि देश में 1,72,000 प्रति व्यक्ति इनकम है प्रतिवर्ष, यानी 14,000 रुपए महीने। देश में प्रति व्यक्ति की इनकम 14,000 रुपए प्रति माह है। एनएसओ की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें इस बात का हवाला दिया गया है। और अब आते हैं उसी मुद्दे पर कि क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी आय कितनी है, बहुत मायने रखती है बात। तो किसान को चुनाव लड़ने के लिए 14 साल लगेगा। अब समझिए, किसान अगर चुनाव लड़ना चाहता है विधायकी का तो 14 साल की जमा पूंजी इकट्ठा करके वो चुनाव लड़ सकता है, और उसके साथ ही बैंकर्स 4.5 साल में 4.5 साल की जमा पूंजी खर्च करके चुनाव लड़ सकता है, और इंजीनियर का अगर हम जिक्र करें 3.5 साल उसको लग जाएंगे चुनाव लड़ने में। डॉक्टर 2.5 साल लग जाएगा। यानी समझिए, किसान देश की सबसे मजबूत कड़ी होती है, और उसे अगर विधायकी का चुनाव लड़ना है तो 14 साल लगेगा, और इन 14 सालों में वो किसान एक चुनाव लड़ पाएगा, और गारंटी ये नहीं है कि वो चुनाव जीतेगा। यानी उसका ये जो पैसा है ये सार्थक साबित भी होगा या नहीं, सही दिशा में लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे देश की स्थिति क्या है वो हमने आपको बताया कि चुनाव लड़ने के लिए अब एक बड़ा और मोटा आंकड़ा निकल करके सामने आता है कि चुनाव के दरमियान ही बड़ी संख्या में जब्ती के मामले सामने आते हैं, जब्ती की जाती है, और ये जब्ती राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, उनके नजदीकियों से, नेताओं से की जाती है, उनके घरों से की जाती है, उनके ठिकानों से की जाती है, जो कि लगातार शुरू है सिलसिलेवार। करोड़ों करोड़ों रुपए कैश बरामद किए जा रहे हैं, सोना चांदी बरामद किए जा रहे हैं, शराब बरामद की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सख्त होने के बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देशित किए गए हैं, जो एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही हैं, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से छापेमारी की जा रही लगातार, बावजूद इसके लापरवाही कहां बरती जा रही है? क्या वजह है कि इतना पैसा चुनाव में पानी की तरह बहाया जाता है, और पैसा नहीं तो चुनाव नहीं? सीधा सा हम ये कह सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। और हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह जी, पैसा नहीं तो चुनाव नहीं, हमने अभी आंकड़ा दिखाया, शायद आपने देखा भी होगा। एक किसान को लड़ने के लिए विधानसभा का चुनाव 14 साल जमा पूंजी जब वो इकट्ठा कर पाएगा तब वो चुनाव लड़ सकता है। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में प्रतिवर्ष जो खर्चे का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में जब्ती की जा रही है, धनराशि, शराब बरामद की जा रही है, नष्ट की जा रही है, सोने चांदी ये सब बरामद किए जा रहे हैं। हम किस लोकतंत्र की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अच्छी बात है, आपने एक बहुत अच्छा और सार्थक रिपोर्ट दिखाया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत
धन्यवाद आपकी तरफ से, चूंकि आज इतना सुंदर आपने प्रोग्राम लेकर आया। लेकिन जो आपने कहा कि एक किसान को इतना पैसा लग जाएगा, मैं एक छोटा सा आपको चीज बताऊंगा। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जगह देवरिया है, वहां बरहत विधानसभा में एक लोगों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे और लोगों से 1-1 रुपए चंदा मांग के भी वो चुनाव लड़े। ये जो सीमा है वो खर्चने वालों के लिए। लेकिन अगर आप जनता में आपकी पॉपुलैरिटी है, अगर आप अच्छे व्यवहार के हैं, तो जनता आपको ऐसे ही मत देती है। जनता पैसे खर्चने से मत नहीं देती। लेकिन आप देखे होंगे आज तमाम ऐसे राज्य हैं जहां बहुत सारे पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि 5 साल की सरकार चलाने के बाद अगर वो लोग कुछ कार्य नहीं किए तो वो धन बांटकर, पैसे का प्रलोभन देकर और तमाम तरीके की क्रियाकलाप के द्वारा लोगों को अपने तरफ आकर्षण का कार्य करेंगे। फिर भी मैं तो कहूंगा कि निश्चित तौर पे चुनाव आयोग जो ये सीमा बना रखा है, वो इसलिए बना रखा है कि धन का दुरुपयोग ना हो। जो गलत पैसे हैं उसको ना कमाए आदमी इन कार्यों के लिए। और लोगों के अंदर एक भावना होनी चाहिए, जन भावना होनी चाहिए कि आप जनता के बीच में कनेक्ट रहेंगे तो पैसे कोई मायने नहीं रखता है। नहीं तो आप देखे होंगे कई बार करोड़ों अरबों रुपए किसी प्रत्याशी के यहाँ पकड़ा जाता है और वो अपनी संपत्ति भी डिक्लेयर करते हैं। देखिए, आपने देवरिया का भी जिक्र किया, एसएन साहब जी, आपने देवरिया का भी जिक्र किया। देखिए, अपवाद कुछ भी हो सकता है, अपवाद कुछ भी हो सकता है। 1-2 नंबर दे करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जिस मुद्दे को रखना चाहते हैं जनता के बीच में, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो सार्थक नहीं है। दूसरी बात कि आपने कही कि लोकप्रियता होनी चाहिए। देखिए, ये हम किताबों में पढ़ सकते हैं, ये हम चैनलों पर डिबेट कर सकते हैं, वहां पर हम बोल सकते हैं, लेकिन जब धरातल पर हम उतरते हैं, आज के समय में हम देखते हैं कि जो बाहुबली होता है उसी के नाम चुनाव होता है। नहीं योगेश जी, अच्छी बात है। मैं पहले भी कहा कि बहुत अच्छा डिबेट आपने, सार्थक डिबेट लिया है। लेकिन ये समाज जो है हमेशा परिवर्तन को स्वीकारता है, परिवर्तन को आत्मसात करता है और बहुत सारे बुराइयां वो समाज स्वतः स्वीकार के और समाप्त कर देता है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, राजा राम मोहन राय हुए, बहुत सारी कुरीतियों और बुराइयों के लिए लड़े। लेकिन आप समाज में इस समय कुछ परिवर्तन ऐसा भी देखेंगे कि जिसको कोई बहुत बड़ा संगठन ऑर्गेनाइज करके कार्यों को नहीं किया, फिर भी स्वतः लोगों की इच्छा थी। जैसे आप उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब कोई भी पार्टी, वो पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी जो अपराधियों की मदद करेगी, अपराधियों का साथ देगी या पैसे खर्चे करके केवल चुनाव जीत जाए, ऐसा नहीं होगा। 2019 में 2022 का जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आया है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया था कि राशन, शासन और अनुशासन के नाते भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। मैं तो उसमें सबसे बड़ी बात कहूंगा अनुशासन, 0 टॉलरेंस की नीति, अपराध पर कठोर कार्रवाई। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग, अच्छी बात है कि चुनाव आयोग इस तरह की सीमा को खींच रहा और खींचना चाहिए। हम स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बार बार स्वागत करते हैं कि धन को बर्बाद करके, कि चूंकि ये पैसा जनता का पैसा है, इसको बर्बाद करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन एक परिवर्तन इसमें भी आया है कि अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो जनता आपको ऐसे ही मत करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि अगर ये जो पैसा खर्च रहे हैं, साड़ी खर्च रहे हैं, सोना बांट रहे हैं, कुछ और चीजें बांट रहे हैं, तो क्षणिक है। लेकिन अगर हम इनको वोट करते हैं और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास करेंगे, जो आवाज देंगे, जो बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करेगा। नहीं, ये सारे मुद्दे तो हम रख सकते हैं, ये सारे मुद्दे हम रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सारा प्रचार प्रसार के लिए बड़ा बजट एलोकेट होता है, वो खर्च भी किया जाता है। सरकार की तरफ से भी बड़ा बजट एलोकेट होता है, वो भी खर्च किया जा सकता है, जागरूकता अभियान फैलाया जाता है। लेकिन इसमें पार्टियों का क्या रोल है? क्योंकि पार्टियों का रोल मुझे समझ में नहीं आता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बताइए। क्योंकि अभी भी 22 अक्टूबर तक जो मामला सामने आया है, जो बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि अलग अलग राज्यों में, अगर राजस्थान का हम जिक्र कर लेते हैं तो 244 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया गया। ये आंकड़ा 22 अक्टूबर तक का है, यानी आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और उधर खेला करने की कोशिश की जा रही है, कितना पानी बहा दिया जाए और जनता के वोट बैंक को अपने पाले में ला दिया जाए। मध्य प्रदेश में 22 अक्टूबर तक 133.88 करोड़ रुपए जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले 10 दिनों के दौरान 5.5 करोड़ रुपए जब्त किया गया। और इसके साथ ही अगर हम मिजोरम का जिक्र करें तो वहां भी 36 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा अमाउंट मायने रखता है। देखिए योगेश जी, विपक्षी पार्टियां कोई कार्य नहीं की और भारतीय जनता
जनता पार्टी की जहां भी सरकार है हमने कार्य किया। केंद्र की योजनाएं मैंने बताया कि भाई देश की आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा आवास देने का कार्य कोई सरकार की हो तो भारतीय जनता पार्टी। हर घर जल नल योजना वो गरीबों के लिए था, उसमें शौचालय योजना ले आए, उनको गैस कनेक्शन देने का कार्य किया, उसमें बिजली देने का कार्य किया। और गरीब अगर बीमार पड़ता है तो उस गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त में दवा देने की कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। किसानों को किसान सम्मान निधि देने का कार्य करती है। लेकिन ऐसा विपक्ष जो अगर कहीं सत्ता में भी हो, जैसे राजस्थान में, तो उसने कोई कार्य नहीं किया। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह आप कार्य करिए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत छोटे परिवार से आते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, हमारे कई प्रदेशों के जो प्रमुख हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी एक कार्यकर्ता रहे हैं। कोई पितृसत्तात्मक सत्ता नहीं है कि जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव इस नाते मुख्यमंत्री बन जाते हैं कि मुलायम सिंह जी के लड़के हैं, राहुल जी इस नाते बड़े नेता बन जाते हैं कि वो सोनिया जी के पुत्र हैं, लालू जी के लड़के इस नाते बन जाते हैं कि वो लालू। तो इस तरह के कार्य और पार्टियां करती हैं। लेकिन नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा एसएन सिंह जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहिए तो 20 नाम मैं अभी गिना दूंगा जिनके परिवार वालों को टिकट दिया गया है। आप नाम गिना सकते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपार संभावना है। बहुत सारे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारे लोग को आपके चैनल पर गिनाऊंगा। अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल किसान परिवार से, उसके पहले स्वतंत्र देव जी वो भी बिल्कुल किसान परिवार से। इसी तरह उत्तराखंड के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री वो विद्यार्थी परिषद में रहे और बिल्कुल छोटे परिवार से, उनके पिताजी सेना में रहे। आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, आप बहुत सारे जगहों पे ऐसे देखेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देती है, कार्यकर्ताओं को आगे ले आती है, कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाती है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख सकते हैं, और वही आपकी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू जी सामान्य परिवार से आती है, एक आदिवासी, एक दलित, एक महिला। तो जो परिवारवाद है उसी को समाप्त करके जो आज की विचारधारा पे जो आपका सवाल है, जो आपका डिस्कशन है, वही होना चाहिए। सभी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि राहुल जी होंगे, राहुल जी के पहले सोनिया जी, सोनिया जी के पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी। तो इस तरह की चीजों को छोड़ के आपको जनता को टीना जी से जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करना। ठीक है टीना जी, बड़ी मुसीबत है, पैसे नहीं तो चुनाव नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो किसान हों, किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हों, जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हमको नज़र नहीं आ रहा है, कांग्रेस का भी कोई कदम हमको ठोस नज़र नहीं आ रहा है। यानी पैसा है तो चुनाव हम लड़ सकते हैं, पैसा नहीं है तो ये कहने के लिए बातें हैं कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन अधिकार भी वहां बीट खा जाता है जहां पर पैसे की बात आ जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही विषय जो है बहुत गंभीर विषय है। और इसकी बारे में जब एडीआर की रिपोर्ट आई थी, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा क्रिमिनल और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ये साफ दिख रहा है कि पैसे वाली पार्टी और सबसे ज्यादा क्रिमिनल इन्हीं की पार्टी में है। और अभी ये कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। आप बता दीजिए राहुल जी कब प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए और कब सोनिया जी प्रधानमंत्री के लिए हुई। वहीं पर हम ही नहीं, हमारी पार्टी के अंदर एक दलित अध्यक्ष बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ टोकनिज्म राजनीति नहीं होती है। आदिवासी को आपने बना दिया, महिला को, लेकिन आप संसद में नहीं आने देते उन्हें। तो पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं एसएन सिंह कि हमारी पार्टी के अंदर लगातार लोकतांत्रिक पार्टी है और वहां पर महिलाओं का भी उतना ही सम्मान होता है, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उतना ही सम्मान होता है। आपके यहाँ तो ऐसा हो गया कि एक बना तो दिया है, लेकिन चाहे वो रामनाथ कोविंद जी हो, उनको भी कहाँ बुलाया था आपने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पार्टी हमेशा भेदभाव करती है। और आप, मैं मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेती हूँ। इनके दो एक ऐसे नेता हैं। पहली बात कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बात कर लेती हूँ। ऑन एयर वो ये बात कह रहे हैं कि जिस बूथ से और जो अध्यक्ष जिस बूथ से कांग्रेस की एक भी वोट नहीं लेकर इस बूथ से अगर एक भी वोट कांग्रेस की नहीं पड़ी तो मैं 51,000 रुपए उसको दूंगा। वहीं दूसरा कहता है कि दूसरे जो मंत्री हैं इनके मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह चौहान, मामा के मंत्री, वो कहते हैं कि 25 लाख दे दिए जाएंगे अगर एक भी वोट कांग्रेस के नहीं आएंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ एफआईआर, इलेक्शन कमीशन क्यों संज्ञान नहीं लेता?
क्योंकि देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब केंद्र में इनकी सरकार है, लगातार राजस्थान के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच कर रही है। तो जब इनके पास ए बी सी डी सारे प्लान खत्म हो जाते हैं तो हमारे नेता कहते हैं इनके पास एक प्लान बचता है, वो है ई मीन्स ईडी, और वो ईडी को भेज देते हैं। और इससे पहले ईडी क्या सो रही थी, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियों की, अगर मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, हरियाणा में एक नेता है इनके कुलदीप बिश्नोई, इससे पहले जब वो बीजेपी में नहीं थे तो उनके ऊपर 200 करोड़ ईडी का ही, अरे ठीक है वो बात, देखिए आज ये फिर विषयांतर हो जाएगा मुद्दा, ये विषयांतर हो रहा मुद्दा टीना जी, ये विषयांतर हो रहा मुद्दा, हम इसलिए कह रहे हैं। देखिए क्योंकि ये तो अक्सर ईडी और आईटी सीबीआई ये सब हम अक्सर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो ये बड़ा मुद्दा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, अभी उन्होंने देवरिया का जिक्र किया, एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूं, एक भी प्रत्याशी का आप भी नाम बताइए, मुझे भी थोड़ी सी खुशी होगी, क्योंकि मुझे बीजेपी के एक प्रत्याशी के बारे में जानकारी है, पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल का इंदस सीट से एक प्रत्याशी था निर्मल कुमार, उसके पास पैसे नहीं थे, पोस्ट ग्रेजुएट था इंग्लिश से, अंग्रेजी से, और उसके बाद उसके पास पैसे थे नहीं, उसने चुनाव लड़ना था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव लड़ाया, 15 लाख रुपए उसके खाते में डाला, 15 लाख रुपए से उसने चुनाव लड़ा। सुन लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको, बात अपनी बात रखने का पूरा मौका दूंगा टीना जी, पूरा समय है मेरे पास। मैं आपको बताती हूँ, कमलनाथ जी ने एक बर्तन धो रहे थे एक व्यक्ति, और बर्तन धोते हुए जब उनको बुलाया और उनको टिकट दिया और वो उसकी आंख में आंसू थे, तो ये समझने की जरूरत है कि एक पार्टी जो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और हम तो कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना करवाइए, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी भागीदारी है, हम उसी प्रकार से फिर वो टिकट भी बंटवारा दे देंगे, टिकट उसी आधार पे बांटेंगे जिस वर्ग में जो व्यक्ति जो आएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तो लगातार प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति एलिजिबल हो उस पद के लिए, और दूसरा उसके पास अगर पैसा नहीं है तो पार्टी अपने फंड देकर भी उसको चुनाव लड़वाती है। टीना जी, गरीबी तंगी वर्ग देख करके नहीं आती है, आप फिर वही मुद्दे पर आ गई। हमने कहा ना कि आप बार बार पीछे जा रही हैं, आप फिर वही आ गई कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उसके बाद जिस वर्ग की जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये तंगी और बदहाली जब आती है तो ये वर्ग जाति विशेष समुदाय पर नहीं आती है, ये सब नहीं देखती है। वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, जिसके पास तमाम तरह की प्रतिभाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके पास वो साधन नहीं उपलब्ध हो सकते हैं कि उनका वो यूटिलाइज करके अपने भविष्य, अपने देश का भविष्य, राज्य का भविष्य संवार सके। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर जो चाहे गरीब वर्ग से आता हो, चाहे अमीर वर्ग से आता हो, माफी चाहती हूँ, अमीर वर्ग, कोई भी वर्ग ऐसा हो जो एलिजिबल है उसको टिकट दिया गया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो दलित वर्ग, आदिवासी समाज से, या कोई आदिवासी या दलित वर्ग से आता है, मुस्लिम समाज से, हम तो सबको हिस्सेदारी देते हैं, ये हमारी पार्टी की परंपरा रही है, इसलिए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और हम ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस का तमाम उन लोगों के साथ है जो वंचित वर्ग से आता है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इनके यहाँ पर कब ऐसे व्यक्ति को वोट दिया गया? इनके यहाँ तो क्रिमिनल, अरे मैं नहीं कह रही, एडीआर की रिपोर्ट है इनके यहाँ तो, अगर एक दो ब्रिजभूषण को तो सुना ही होगा, एक व्यक्ति को मैंने मारा है, सिर्फ ऑन एयर कहा उन्होंने, उनको टिकट दिया। इन्होंने ऐसे लोगों को टिप्पणी, जो महिलाओं को लेकर, मायावती जी को लेकर कितनी टिप्पणियां की, उनको इन्होंने टिकट दिया। तो ये तो ऐसे लोगों को टिकट चुनते हैं, ऐसे लोगों को है जो बाहुबली हो, पैसे के दम पर चुनाव लड़ना जानते हो, और लगातार इस देश के अंदर गुंडागर्दी करते हो, जिनके ऊपर इतने केसेस दर्ज हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है महिला होने के नाते मैं ये सोचूंगी कि बीजेपी एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी जो ऐसे व्यक्ति को चुनती है, जिसपे सोचते हुए भी डर लगता है कि राजनीति की दशा कहाँ पहुंच गई है। और ये किसकी देन है? ये पिछले 9 सालों में लगातार ऐसा हो रहा है कि ऐसे लोगों को ये लोग टिकट दे रहे हैं, तो प्रोत्साहन नहीं, 9 सालों से तो नहीं हो रहा है, आंकड़े फिर वो रख देंगे तो टीना जी, तो फिर वो बड़ी लंबी और भी बहस हो जाएगी। 9 सालों से नहीं हो रहा है लगातार। चलिए ठीक है, वो भी जाकर एसएन सिंह देख लेंगे। चलिए ठीक है, एसएन सिंह से जवाब लेते हैं, उसके बाद आते हैं अजय तिवारी के पास। एसएन सिंह साहब, देखिए, सही बात कही, नैना साहनी कांड कौन किया? कांग्रेस पार्टी के लोग किए। और सबसे ज्यादा अगर देश में अत्याचार करने का कार्य कौन किया है? कांग्रेस के लोग किए हैं। सबसे ज्यादा अगर राष्ट्र पर शासन लगाएंगे, सिखों पे अत्याचार करेंगे, देश पे अन्याय करेंगे, लेकिन अब चर्चा इस पर नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्यों एक परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री होंगे, क्यों एक परिवार के लोग मुख्यमंत्री होंगे। चर्चा इस बात पे हो रही कि क्यों नहीं एक गरीब व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। मैं एक पूरे गोरखपुर का डेटा आपको गिनवा दूं।
नहीं, मध्य प्रदेश में बता दीजिए कितने चुनाव गरीब लोगों लड़ते को आपने हैं, टिकट दे एक दिया। सामान्य राजस्थान में उनके कितने लोगों को पास टिकट दे दिया? अरे आप तो मंत्रियों को टिकट दे लेकिन रहे राहुल गांधी जी के आप तो पास सांसदों को टिकट दे रहे हैं। राहुल गांधी जी के नहीं, पास नहीं, ऐसा नहीं है। एसएन सिंह, देवरिया एक के बात बताइए, वर्तमान आप दे रहे हैं कि सांसद नहीं? डॉक्टर सांसदों को रमापति टिकट दे त्रिपाठी रहे हैं जी आप के तो। अकाउंट में हमने 5 तो लाख एक रुपए ऐसे नहीं होते। व्यक्ति चुना है जो भारतीय कि जनता पार्टी एलिजिबल के है और आदरणीय जो कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव देख लड़ लीजिए, एक सकता है सामान्य और वो परिवार। समाज की आज वंचित का समाज सवाल की ये आवाज उठा सकता है। आप विषयांतर मत हुई। आप लोगों ने आज का ऐसे लोगों को सवाल वोट ये दिए, है टिकट कि दिया है। क्यों नहीं, जैसे भारतीय सांसदों को जनता क्यों पार्टी चुनना पड़ा? कार्यकर्ताओं को सांसदों टिकट को देती क्यों है, टिकट देना पड़ा? उसी तरह क्यों परिवार कांग्रेस के क्यों नहीं व्यक्ति को करती टिकट है? देना पड़ा? कांग्रेस क्यों हार का राजकुमारों को टिकट हार देती का है? डर। ऐसा कार्य क्यों अरे कर, आप यही लोगों तो को पूछा हार जा का रहा डर है है, आपसे। पांचों राज्यों में आप देखिए, हारने जा आपके रहे हैं, बीच में तो पांचों मैं राज्यों बोला में आप नहीं, हार रहे हैं। अब तय है आपके ये। बीच में मैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए कि आप ऐसे कार्य नहीं करती हैं। आपके पास बोलने लायक कुछ है नहीं, कहने लायक कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के जिस अपने पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रही है, वो जानते हैं उनकी हैसियत क्या है? कितने हजार करोड़ के वो आदमी हैं। कि कांग्रेस का चाल चलन अरे कैलाश विजयवर्गीय ने ऑन एयर कहा, गलत। आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए आप। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना भैया, आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सोनिया जी के परिवार का ही कोई क्यों होगा? क्यों राहुल जी होंगे? एक समान लोग क्यों नहीं? आज डिबेट इस बात पे हो रही है, इतना सुंदर डिबेट हो रहा है कि भाई सामान्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरह और पार्टियां क्यों नहीं टिकट देती हैं? आप 2-4 नाम गिना दीजिए, मैं आपको एक एक नाम गिनाऊंगा। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम गिनाया, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम गिना, मैं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम गिना। तो मैं वही, शिवराज सिंह जी क्या थे? एक सामान्य परिवार से। शिवराज सिंह क्या थे? एक सामान्य परिवार से। हमारे 8-8, 10-10 ऐसे विधायक हैं जो गृहस्थ जीवन में थे। अच्छा ठीक है, रोकेंगे एसएन सिंह साहब जी, आपको भी रोकेंगे। बीच में बोलेंगे तो आप अपनी बात कर पाएंगे। ठीक है एसएन सिंह साहब जी रोकेंगे, टीना जी आपको भी रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए, दोनों लोग रुकिए। अजय तिवारी जी, हमारे गांव का भगवान दास चुनाव कैसे लड़ेगा? क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं है। वो शाम को रेडी लगाता है और सुबह रेडी लगाता है और शाम को आता है जब 200-400 रुपए कमा करके, तो उसी में तेल लाता है, उसी में आटा लाता है, उसी में चावल लाता है, उसी में सब्जी लाने की कोशिश करता है। आ पाती है, कभी कभी नहीं आ पाती है। पेट भरता है, पैसे खत्म, अगले दिन फिर उसकी नित्य क्रिया में लग जाता है। योगेश जी, यही है भारत देश की विडंबना। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के एसएन सिंह और डॉक्टर नीना जो कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, दोनों को बखूबी सुन रहा था। आपको भी समझ में आ गया होगा। इस देश में जनता को लुभाने के लिए धन खर्च करके ही लूट करके उनके वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भारत देश की हर राज्य, जो आज राजस्थान ने किया, राजस्थान के डीएम, राजस्थान के कलेक्टर, राजस्थान के एसपी, मैं इनकी तारीफ करता हूं कि इन्होंने लगभग इस चुनाव में 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। चाहे वो कैश के माध्यम से हो, चाहे नशीले पदार्थ के माध्यम से हो। 1000 करोड़ सुनने के बाद लोगों को लगता कैसा है, ये जनता को सोचना चाहिए। ये 1000 करोड़ आते कहां से हैं? अभी अभी आपने आंकड़ा दिखाया कि भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,72,000 रुपए सालाना है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति महीने का 14,000 रुपए कमाई करता है। और भारत सरकार एक तरफ सर्टिफिकेट 1,80,000 का बनाती है, यानी 1,80,000 के सर्टिफिकेट पर लिखा जाता है कि आप जो है कमजोर आय वर्ग के व्यक्ति हैं। इसका मतलब भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति कमजोर आय का व्यक्ति। 1,72,000 रुपए का आंकड़ा ये बताता है कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति आय से कमजोर व्यक्ति है। बिल्कुल। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि एक वो व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा नहीं है, जो रोज रेडी चलाता है और उसको चुनाव लड़ना है, तो वो कैसे लड़ेगा? शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी आपके आंकड़े के अनुसार ये बताया गया है कि राजनीतिक पार्टियों का जो खर्चा है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ऐसे व्यक्ति को चुनती है जिसका एक चर्चा हो, जिसका एक वजूद हो, समाज में उसकी इज्जत हो, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, और उस व्यक्ति को टिकट दे करके भारत देश में चुनाव लड़ाने का काम राजनीतिक पार्टी करती है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं तिवारी जी, ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं, वो अपना हथकंडा अपनाती हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए। सत्ता मोह है, सत्ता की चाहत रहती है। लेकिन इतना प्रचार प्रसार किया जाता है,
बावजूद इसकी जनता क्यों नहीं समझती? अभी कहां पर खामी रह जा रही है? वो कौन सी खाई है जो हम पाट नहीं पा रहे हैं कि इतना प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी जनता उसी को पैसे देती है? या तो कोई उसको पैसा दे दे, या तो कोई उसको शराब पिला दे, किसी भी तरीके के कोई उसको धन दे दे। अभी भी ऐसे माहौल, ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ या तो बाहुबली होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उससे भी लोग कतराते नजर आते हैं क्योंकि उसका नेम फेम नहीं होता है। ठीक है योगेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाहुबलियों का पास अपना एक धन होता है, अपने उनके पास एक गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, जिनसे एक साधारण व्यक्ति डरता है और वह व्यक्ति उसके झांसे में आकर उसे वोट देने का काम करता है। लेकिन आपको 1990 के चुनाव को नहीं भूलना होगा। 1990 में एक ऐसा बयार आया था, एक ऐसी आंधी आई थी कि बिहार, उत्तर प्रदेश के एक भी माफिया चुनाव नहीं जीते थे। आप देखिए, आपके देवरिया के बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इनसे पूछिए 1990 के चुनाव में चाहे बिहार का सूरजभान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्तार अंसारी हो, वह चुनाव नहीं जीता था। ये जनता है। और आज इस टोटल चुनाव में लगभग 60% युवा वोट देने जा रहे हैं और 60% युवाओं की सोच अलग है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य, दुख इस बात का होता है कि इन नेताओं के पास धन इतना आता कहां से है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या किसी भी पार्टी का हो। इनके पास धन आता कहां से है? ये धन कहां से बटोर रखे हैं? कहां से इन्होंने अपनी झोली भर रखी है, जो चुनाव के समय में 100-100 करोड़ रुपए खर्च करके जनता को चुनाव से वोट खरीदने का काम करते हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा। और मैं तारीफ करता हूं दोबारा कि डीएम, कलेक्टर, एसएसपी जो कि चुनाव के समय उन हरामखोर बदमाशों को, मैं आज शब्द का इस्तेमाल आपके चैनल पर इसलिए कर रहा हूं कि इन्हीं लोगों ने इस देश को बर्बाद कर रखा है, जिन्होंने आतताई मचा रखा है। और उनको अंदर करके जो भी जब्त किया जा रहा है धन, निश्चित तौर से धन को जब्त किया जाए। लेकिन योगेश जी, आपके आंकड़े में एक आंकड़ा और मैंने देखा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति की एक लिमिट विधायक की दी जा रही है, अगर वह व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खर्च करता है तो उसे 3 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ना होगा। क्यों 3 साल भाई? 5 साल बाद दोबारा चुनाव आता है, तो 5 साल तक उसे 6 साल तक ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। बल्कि उसमें यह भी प्रावधान लगाना चाहिए कि अगर आपके खर्चे से 25% से ऊपर का खर्चा ज्यादा होता है तो उसे 3 साल की जेल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया तिवारी जी। तो आपके मुताबिक चुनाव आयोग को अभी कौन से ठोस कदम उठाने पड़ेंगे या उठाने चाहिए ताकि चुनाव और निष्पक्ष, पारदर्शिता और कम बजट वाला हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पांडे जी। इलेक्शन कमीशन ने जो यह नियम बनाए हैं बहुत अच्छा बनाया है। इस नियम में एक नियम इनको और भी बना देना चाहिए कि यदि पार्षद के चुनाव के लिए हाई स्कूल पास की डिमांड होती है तो एमएलए के चुनाव के लिए ग्रेजुएशन क्यों नहीं होना चाहिए? एमपी के चुनाव के लिए ग्रेजुएशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप अनपढ़ व्यक्ति को अज्ञानी मानते हैं या पढ़े लिखे व्यक्ति को ज्ञानी मानते हैं? सबके लिए समानता लाना होगा। इलेक्शन कमीशन को हर व्यक्ति के लिए समानता लाना होगा। ऐसा कहीं जरूरी नहीं कि जिसने स्कूल नहीं देखा हो उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसने स्कूल देखा है और देखने के बाद भी आप सुन रहे हैं कि एक दूसरे पर इतना गंदा टिप्पणी करने वाले या राजनीतिक लोग लगे हैं, चाहे वो किसी दल के हो, एक सेकंड नहीं लगाते हैं एक टिप्पणी करने में और कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो इस सब पर अंकुश लगाना होगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन को पूरा मुस्तैदी तरीके से कानून बनाना होगा। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, उसे सजा जरूर मिले, क्योंकि लोग अब धन से नहीं डरते। इनका काम है चुनाव जीतना, धन को लूटना और धन को लूटने के बाद जो है सत्ता पर काबिज दोबारा चुनाव की तैयारी, सीट को निकालना। ठीक बात आप कह रहे हैं टीना जी। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो चुनाव आयोग को ही भेदभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। चुनाव आयोग को जिस तरीके से हम बार बार बोलते हैं कि संवैधानिक, हमारे नेता कहते हैं कि जितना संवैधानिक संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कब्जा किया हुआ है, वो निर्वाचन आयोग भी उसे पीछा नहीं छूट रहा है। वो भी उसी जैसे कहे शिकंजे में फंसे हुए हैं जहां जहां बीजेपी की सरकार है। अब आप देखिए, कर्नाटक के चुनाव के समय हमने 10 से अधिक से ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? और वहीं पे मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए, हम तो लगातार वहां पर कंप्लेंट दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर कोई संज्ञान। लेकिन राजस्थान के अंदर तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो चुनाव आयोग का भी भेदभावपूर्ण रवैया है, हमें लगता है कि इस पर भी आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि देश के अंदर आज चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। वो सिर्फ उस पार्टी को, क्योंकि देखिए एक इस पार्टी की मैं देखिए एक
अडानी है उनको 609वें स्थान पर, और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो ये दिख रहा है कि किसके द्वारा सरकारें चलाई जा रही है और कौन फंड कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको दिख रहा है। लेकिन फिर भी अब हमारे साथ जनता है, और दूसरी बात, कांग्रेस के साथ तमाम वो मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी। अब एक आंकड़ा मैं आपसे लेना चाहूंगा, मेरे जहन में तुरंत अभी सवाल आया है, एक आंकड़ा मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग पर तो ठीकरा सभी लोग फोड़ रहे हैं, ठीक है, विपक्ष में होने के नाते। टीना जी, कितने ऐसे लोग हैं, कोई एक आंकड़ा आप दीजिए मुझे, कि जितने लोगों के पास से आपकी पार्टी के, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है, गंगा जल की धुली हुई, दूध की धुली हुई है, जाहिर तौर पर जो जब्ती हो रही है उसमें आपके पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। अब तक में आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास भी चलते हैं, इतिहास बताइए आप कि अब तक कितने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई आपकी पार्टी ने की है जिनके पास से ये पैसा या शराब या अन्य सामग्री बरामद की गई हो चुनाव आयोग की तरफ से या अन्य एजेंसियों की तरफ से। तो भाई आपने कहा कि नहीं, आपने गलत किया, अपने प्रत्याशी अपने नेता को आपने कह दिया सीधे तौर पर कि आपने ये गलत किया है, इसलिए पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई। आप एक आंकड़ा दीजिए। जी, मैं आपको आंकड़ा दे देती हूँ, पर मैं गंगा जल की बात करी, गंगा की वर्तमान की सरकार ने तो गंगा जल पर भी जीएसटी लगाने 18% लगाने का काम किया, तो गंगा जल की तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे जो आपने सवाल पूछा उस पर। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कोई गलत करता है या कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई नीति भी बन जाती है। जब हमारी सरकार थी, मैं आपको बताऊं, हम जब पेट्रोल का 1 रुपया भी अगर महंगा करते थे, हम जनता अब फिर आप इधर-उधर, मैंने बहुत सीधा सवाल पूछा। नहीं, इधर-उधर की बात नहीं कर रही, हमारी पार्टी की मैं परंपरा बता रही हूँ कि हम डरते हैं जनता से। हम परंपरा तो सबकी जानते हैं, आपकी परंपरा भी जानते हैं, बीजेपी की भी जानते हैं, राजनीतिक दलों की भी परंपरा जानते हैं। बीजेपी की क्या परंपरा बताइए? और अगर परंपरा का हम बखान करने लगते हैं तो वो फिर जिस पार्टी का भी बखान करते हैं फिर उसके प्रवक्ता या उसके नेता को बुरा लगने लगती है। मैं सभी की परंपराओं को जानता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर तो बहुत एथिक्स के साथ काम करती है, इसीलिए हम कह रहे हैं, हम पर जनता फिर से भरोसा करिए। आप ठीक है, अच्छी बात है, चलिए ठीक है। अच्छा, आएंगे, आपके पास जवाब नहीं, मुझे मालूम था। अजय तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी योगेश जी, क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे थे ना, अब आप कमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, हाँ बोलिए। ये जो आज राजस्थान के अंदर अभी ईडी की छापे पड़ रहे हैं और गहलोत जी को भी बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, ईडी का छापा पड़ना एक अलग प्रक्रिया है और वहां के डीएम एसपी द्वारा धन को जब्त करना एक अलग प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया के लिए मैं जरूर कहूंगा कि जो ईडी का ये छापा पड़ रहा है, ये चुनाव के समय नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के लिए हो, किसी दल के लिए हो। चुनाव खत्म होने के बाद आप किसी पर भी एक्शन देख सकते हैं। चुनाव के समय किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष पार्टी पर टिप्पणी करना या किसी भी पार्टी के खिलाफ जाकर के उसके घर पर छापा मारना, यह जो है साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है और इसीलिए शायद कांग्रेस के लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। तो इसमें योगेश जी सोचना होगा हमें कि आज जो ये जनता चाहती है, जनता जो क्या चाहती, जनता चाहती विकास। विकास है कहाँ? आज विकास को इन लोगों ने खत्म कर रखा है। तो विकास की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, महंगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के मजबूती को देखिए आप। आज दोनों पार्टियां हर 5 साल पे एक राजस्थान भी बदलता है, मध्य प्रदेश में भी अपना सिस्टम बदल रहा है। तो हमें तो ये कहना है कि आप जनता के हित के लिए काम करिए। जनता कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से उसका विकास होगा। अब लॉलीपॉप देकर के कोई बिजली फ्री कर देता है, कोई पानी फ्री कर देता है, कोई गैस फ्री कर देता है, कोई तो आप 80 करोड़ जनता को अनाज फ्री कर देता है। बीजेपी करे तो रेवड़ी, नहीं, और बीजेपी हम करे तो रेवड़ी, और जब ये लोग करे तो रेवड़ी हो गई है। करने से, गैस फ्री करने से, लाडली बहन और ये तमाम शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? देश में आप भुखमरी के कगार पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने समाज कल्याणकारी राज्य है? हम आपको पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप बताइए कि भारत समाज कल्याणकारी राज्य है या नहीं है? किसी भी कल्याणकारी राज्य में कुछ भी मुफ्त देना अपने आप में अपमान है। ये कहना कि आप मुफ्त दे रहे हैं, हम मुफ्त नहीं दे रहे, मैं वही गारंटी दे रहे हैं। टीना जी, हम गारंटीज दे रहे हैं। दिल्ली में बिजली देखिए, हमने क्या कर्नाटक में क्या कहा? हमने कर्नाटक में गारंटी दी है। आप गलत तथ्य मत प्रकट कीजिए। आप हमारी पार्टी के लिए मत कहिए कि हम कुछ मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त कहना ही अपने आप में जनता का अपमान है। हमने कहा कि हम गारंटी देने का काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बात बताइए, हमने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं, हमने कब कहा हमने मुफ्त दे रहे हैं? आपने किसानों के लिए क्या किया? आप बताइए मुझे, आपने किसानों के लिए क्या किया?
अरे आपको इस देश में जनता के हित के लिए अपने प्लान को बनाने के लिए पहला साल काफी है, लेकिन आप 3 साल बाद किस पार्टी ने कर्जा, ऐसा कैसे हो एक सकता बात है? बताइए। अच्छा अजय जी कर्जा माफ किस पार्टी ने किया और अमीरों का पूंजीपतियों का कर्जा किसने माफ किया? आप मुझे बात बताकर जाइए कौन सी पार्टी थी? ये बीजेपी थी, चुनाव के तुरंत बीजेपी थी। हम नहीं चुनाव के समय नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, फिर आप जाकर पढ़िए थोड़ा। छत्तीसगढ़ की सरकार पहली कलम से हमने ऐसा काम किया है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश की जब हम 18 महीने रहे सरकार में, कमलनाथ जी ने पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ किया। आप मुझे बताइए वर्तमान सरकार लगातार पूंजीपतियों का बैंक का लेकर LIC से लेकर तमाम चीजें कर रही है, कौन सरकार कर रही है? आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से अपने आंकड़े बिठा करके आपसे सीट छीनने का काम किया, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस बहुत मजबूत विपक्ष पार्टी है। डॉक्टर टीना जी, कांग्रेस से ज्यादा मजबूत विपक्ष इस देश में नहीं है, लेकिन कांग्रेस कमजोर क्यों है? क्यों नहीं रोड पर आंदोलन करती है जनता के हित के लिए? क्यों नहीं बेरोजगारी खत्म करने के लिए आंदोलन करती है? क्यों नहीं मणिपुर के पर सही ढंग से आंदोलन करने का काम किया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्याज के नाम पर सरकार गिर सकती है तो टमाटर के नाम पर सरकार क्यों नहीं गिर सकती? क्यों नहीं आप लोगों ने आंदोलन किया? देखिए अजय जी आज तो जनता बिल्कुल ये बात नहीं कहती है कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं, आज जनता कहती है कि हम 1 साल से लगातार कांग्रेस को सड़कों पर देख रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए या फिर जहां हमारी सरकार नहीं भी है, तब भी आज भी वो भारत जोड़ो यात्रा रुकी नहीं है। मणिपुर कौन गया इस देश में? आप बताइए, प्रधानमंत्री की भूमिका इस समय देश में निभा कौन रहा है? प्रधानमंत्री की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। इसके लिए सरकार की आंदोलन हम ही कर रहे हैं, आप लगातार हम ही सड़कों पर है और आज जनता को आप विपक्ष की मजबूत पार्टी हैं, आप पक्ष से लड़ाई नहीं लड़ेंगी। नहीं टीना जी, डॉक्टर टीना जी, 1% भी शिकायत नहीं है जनता हम पर भरोसा जता रही है। और आप चाहे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, कहीं जाइए, आज जनता नहीं डॉक्टर टीना जी ठीक है, आज जनता आपने कहा ना, देखिए यहाँ मेन बात हो रही है आर्थिक स्थिति की, आर्थिक तंगी की। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, आप ही की सरकार की तरफ से दिया गया था, आप ही के नेता की तरफ से दिया गया था। गरीबी आज तक हट पाई क्या? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक में हमने 2000 जो महिलाओं के खाते में डालने का काम किया, सरकार ने हमने यही चीज तो कंपेयर किया ना कि दोनों राजनीतिक दल या अन्य राजनीतिक दल एक ही पैमाने पर तो खड़े उतर रहे हैं। हम तो वो प्रयास करते जो हम अपने मैनिफेस्टो में डालते, हम जुमलेबाज सरकार नहीं है, एक पहली बात। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि सुई से लेकर और हवाई जहाज तक बनाने का काम कांग्रेस ने किया और बेचने का काम किसने किया? एयरपोर्ट, रेल, सब कुछ सारा बेचने का काम बीजेपी ने किया। हम शुरू से लेकर, चाहे इस राष्ट्र निर्माण से लेकर, जब ये लोग साका खेल रहे थे तब हम इस देश में राष्ट्र निर्माण कर रहे थे। तो इस बात को कोई भूल नहीं सकता कि आजाद भारत में हम बैठे हैं, कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ही लगातार ये प्रयास करती आ रही है कि इस देश से गरीबी दूर कैसे हो। किसकी सरकार के समय 111वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देश पहुंच गया है, ये बीजेपी की सरकार के समय। और फिर वो मंत्री जी हंस के कहती है कि मैं तो सुबह से भूखी हूं, और जब निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा जाता है प्याज महंगी है तो प्याज खाना छोड़, मैं तो प्याज ही नहीं खाती हूँ। तो इनके मंत्री से जब सवाल पूछेंगे तो ये इस तरीके के बयान देंगे। कांग्रेस पर ये सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस थोड़ी है सरकार में, इस समय केंद्र में तो बीजेपी बैठी है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, लेकिन मैं आपने जो बातें कही तो वो तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। आपने इतने लंबे समय शासन किया है देश में और आपसे कोई सवाल ना बने तो ऐसे तो नहीं सोच सकता है। आपने तो गिना दिया कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक कांग्रेस के शासन में इसका निर्माण हुआ। काम किसने किया? पांडे जी ये बताइए, इस अर्थव्यवस्था को घट पे पहुंचाने का काम किसने किया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या भूल सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी भूखे सोते हैं? ये किसकी देन है? ये तो बीजेपी की देन है। क्यों आप अरे अब तो 5 किलो राशन भी दे रही है, अब कहाँ लोग सोते होंगे भूखे? क्या कहा आपने? अब तो सरकार 5 किलो राशन भी दे रही है, मुहैया करा रही है, अब कहाँ सोते होंगे 80 करोड़ लोगों को? फिर क्यों ये क्या आप कहना चाहते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो झूठा है, जो कि वो आप ये पहुंचा रहे राशन, और राशन भी सिर्फ खोखले नारे, कहीं कोई राशन नहीं पहुंच रहा होगा, ये इनके ही मंत्री इनके ही जेबों में चले जाते हैं। हालांकि इनके यहाँ मंत्रियों के ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती है, ईडी सीबीआई तो विपक्ष के लिए है। तो इनके मंत्रियों, क्योंकि देखिए मैं एक डाटा बताती हूँ आपको, मैं हरियाणा से आती हूँ, वहां एक मंत्री के खिलाफ अमृत योजना के तहत 428 करोड़ का, लेकिन हम लगातार बोलते आए, लेकिन आज तक भी वहां पर सीबीआई को रास्ता नहीं पता, ईडी को रास्ता नहीं पता। तो
माफी चाहती हूँ। तो ये अच्छा, दिख रहा है कि आपकी भी सरकारें हैं, आपके भी राज्य में सरकारें हैं, आपने कितने लोगों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंद कर दिया? जी कितनों के खिलाफ आपने जांच करवा दी कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए? आप कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? आप कर्नाटक बताइए, आप राजस्थान बताइए, आप छत्तीसगढ़ बताइए, कितने नेताओं को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया? जी देखिए, आप मुझे बताइए, ईडी सीबीआई तो किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंडर है कि ये राज्य सरकार के अंडर है? राज्य में भी एजेंसियां हैं, आपके अधीन कुछ है नहीं कि सब कुछ ईडी सीबीआई करती है देश में? राज्य की एजेंसियों की भी मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, अरे तो मैं भी तो बात कर रहा हूँ। अब राज्य भी तो राज्य के हाथ में कुछ जांच करने का अधिकार है कि नहीं है कि सब ईडी सीबीआई ही सब कुछ कर देंगे? ये ईडी सीबीआई हम तो कह ही रहे हैं, ईडी सीबीआई और निर्वाचन आयोग भी। आपने राज्य स्तर पर आपने कितने नेताओं की जांच करवाई, कितने भ्रष्टाचार उसमें पाए गए? जी हमारी सरकार में तो चाहे राजस्थान के अंदर हो या हिमाचल के अंदर हो, जहां जहां भ्रष्टाचार होगा हम तो उनको कतई नहीं छोड़ने वाले, हम इनकी तरह। लेकिन हम 5 साल आप सत्ता में रहे, अब करें छोड़ने वाले नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 5 सालों में किसको जेल के पीछे पहुंचाई? एक नेता का नाम बताइए आप। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, राज्य सरकार ने क्या किया? वैसे तो आप कहती है भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है, यहाँ किया था जब सरकार थी इनकी, वहां किया था सरकार है। आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइए। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर मैं बखान करने लगता हूँ तो सवाल गलत लगने लगता है, मैं बखान करने लगता हूँ तो वो बातें गलत लगने लगती हैं। सरकार के अंडर आता है। नहीं, क्यों गलत लगने मतलब लगता है? सब कुछ सीबीआई ईडी ही जांच करेगी, राज्य के अधीन राज्य जांच ही नहीं करा सकती किसी नेता की? नहीं, राज्य सरकारें तो अपना कार्य बहुत अच्छे से निभा रही हैं, चाहे सुक्खू सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो। लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी डोटासरा जी के यहाँ किसने भेजी ईडी? आपने सिंधिया जी की जांच क्यों नहीं कराई? आपने क्या सवाल पूछा आपने? मैंने पूछा, आपके सचिन पायलट जो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने गहलोत जी से आग्रह किया कि भाजपा के सिंधिया जी के खिलाफ एक्शन लीजिए। गहलोत जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं? सिंधिया जी, वसुंधरा राजे की बात कर रहे हैं आप? मुझे एक बात सिंधिया जी की बात कर रहा हूँ। जी देखिए, हमारी सरकार चाहे इससे पहले भी लगातार इसको लेकर काम करती आई है, हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन जिस तरीके की एजेंसियां वर्तमान की जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वो लगातार डॉक्टर टीना जी आप सीबीआई और ईडी में उलझी रहेंगी, आप अपनी बातों से करती रहेंगी तो ऐसे कैसे हो पाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा? करना पड़ेगा। राज्य में अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आपके पास एविडेंस होंगे। राज्य में अब आपकी सरकार है, पिछली सरकारों ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो एविडेंस भी आप कलेक्ट कर सकती हैं, और उसके बाद अगर सीबीआई ईडी नहीं आपकी सुन रही है, आप अदालत का रुख कर सकती हैं। अदलत पर आपका विश्वास होता है तो, और सभी राजनीतिक दलों का। चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, डॉक्टर टीना जी रोकेंगे आपको, देखने वाली बात ये होगी कि जो आंकड़े हमने दिखाए कि कितना बड़ा अमाउंट पिछले चुनाव में खर्च हुआ, हर चुनाव दर चुनाव ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले चुनाव में ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इनमें क्या कुछ आंकड़ा कहता है और क्या कुछ सामने निकल करके आता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से हमने आपको आंकड़े दिखाए हैं, ये आंकड़े अपने आप में ये गवाह हैं कि दरअसल यदि पैसा है तो चुनाव है, यदि पैसा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, और पैसे के बलबूते पर ही। अगर पैसा नहीं है तो आप केवल मताधिकार का अपने प्रयोग करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के लिए आप देखते रहिए।